125 साल पहले लोकमान्य तिलक ने पुणे में एक कथन कहा था। उन्होंने कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। स्वराज भी मेरा जन्मसिद्ध हक है और वो मैं लेके रहूंगा। हम कहते हैं 15 अगस्त 1947 के दिन स्वराज आ गया, मिल गया हमें स्वराज, और 75 साल होने को आए। स्वराज का मतलब है आपका राज, हर एक व्यक्ति का राज। अगर आप सरकारी दफ्तर में कहीं जाते हैं कुछ काम के लिए या कहीं भी कुछ इंटरेक्शन करते हैं, तो आपको लगता है कि आप इस देश के मालिक हैं, कि आपका राज चल रहा है। ऐसा तो नहीं लगता है। तो फिर ये स्वराज कैसे हुआ? मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 15 अगस्त 1947 के दिन स्वराज कभी आया ही नहीं। राज रहा, राज गोरों के हाथ में से अपने जैसे लोगों के हाथ में गया, मगर राज रहा, स्वराज आया नहीं। लेकिन अंग्रेजी में हम कहते हैं डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। हिंदी में हम कहते हैं लोकशाही। लोकशाही का एक ही मतलब होता है कि आपको लगना चाहिए कि आप बादशाह या बेगम है। अगर वो नहीं लगे तो ये स्वराज नहीं है, ये लोकशाही नहीं है। तो फिर हम इसको लोकशाही कैसे कहते हैं? इस वजह से कहते हैं कि हमारा इलेक्शन की पद्धत है जिससे हम सरकारें चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, एमपी चुनते हैं। वो होने से वोटशाही हुई। मगर जब तक हर इंसान को रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, मान्यता नहीं मिलती है इस देश के नागरिक के तौर पे, इस देश के बादशाह या बेगम के तौर पे, तब तक ये नहीं सच होता है। सरकार हमारी है, देश हमारा है। एक कॉलेज में ये मैं बात कर रहा था तो एक यंग स्टूडेंट ने खड़े होकर कहा कि सर आप सच ये मानते हैं क्या? मैंने कहा हाँ मैं मानता हूँ। तो कहने लगा, अगर सरकारी एक गाड़ी है तो मैं घर ले जा सकता हूँ क्या? मैंने कहा नहीं ले जा सकते। बोले आपने तो कहा कि सरकार मेरी है, सरकार में जो कुछ है वो मेरा है। मैंने कहा कि अगर वो गाड़ी तुम घर ले जाओगे तो 145 करोड़ दूसरे भागीदार है इसमें, उनका नुकसान हो जाएगा। मगर, और ये बात बहुत महत्व की है, जो भी सूचना कंप्यूटर्स में फाइलों में पड़ी है वो भी हमारी है, हमारी मालिकी की है। इट इज आवर्स। एंड देयरफॉर अगर सूचना आपको दी जाए तो दूसरे किसी का कोई नुकसान नहीं होता, किसी को और को भी वही सूचना दी जा सकती है, 50 लोगों को भी वही सूचना दी जा सकती है। इसलिए सूचना के अधिकार में बात करते वक्त एक ध्यान रखिए, सूचना आपकी मालिकी की है, आप इस देश के बादशाह या बेगम है। और ये मान के अगर ये आज के टॉक के एंड पे आपको मानना शुरू हो गया तो आपका रवैया बदलेगा, आपका दृष्टिकोण बदलेगा मेरे हिसाब से। सूचना के अधिकार का पहला कानून कहां पे आया दुनिया में? 2 दिसंबर 1776 को स्वीडन में पहला ऐसा कानून आया सूचना के अधिकार का, करीब 250 साल पहले। उसके बाद करीब 150 साल किसी और गवर्नमेंट ने ऐसा कानून नहीं पारित किया। और लास्ट अभी एक सेंचुरी में करीब करीब 130 के ऊपर देशों ने ऐसा कानून पारित किया है, जिसको 3 अलग नामों से जाना जाता है: एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एटीआई, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एफओआई, और राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई। ये तीनों सिमिलर नाम है। भारत में इसका पहला जो मूवमेंट चला वो राजस्थान में चला। अरुणा रॉय, निखिल डे और शंकर सिंह, 3 यूनिक लोग साथ में मिलकर उन्होंने इसका मूवमेंट चलाया। और ये ग्रामीण क्षेत्र से मूवमेंट शुरू हुई, शहरों से नहीं हुई। अभी आज हम ये देखेंगे कि सूचना के अधिकार का कानून क्या कहता है और उसको समझने की कोशिश करेंगे। सिंपल है प्रावधान, कोई भी समझ सकता है, उसके लिए मेरे हिसाब से कोई लीगल डिग्री की जरूरत नहीं है। मैं भी लॉयर नहीं हूं, मगर मैं अगर समझ सकता हूं तो आप सब भी समझ सकते हैं, और आप तो सब मेरे से उम्र में छोटे हैं और स्मार्टर हैं। तो मैं शेयर करता हूं मेरी प्रेजेंटेशन। जस्ट गिव मी 30 सेकंड का टाइम दीजिए।
दिखाई दे रहा है सबको स्क्रीन? शिवानंद जी दिखाई दे रहा हाँ है स्क्रीन? हाँ हाँ सर, दिखाई दे रहा है जी। अच्छा, तो हम इसका प्रिएम्बल पहले देखते हैं। ये पृष्ठ इसका बेसिस है जिसके हिसाब से हम समझ सकते हैं कि कानून का मतलब क्या है। Whereas the Constitution of India has established democratic republic, and whereas democracy requires an informed citizenry and transparency of information, which are vital to its functioning, and also to contain corruption and to hold governments and their instrumentalities accountable to the governed. And whereas revelation of information in actual practice is likely to conflict with other public interests, including efficient operations of the government's optimum use of limited fiscal resources and the preservation of confidentiality of significant information. And whereas it is necessary to harmonize these conflicting interests while preserving the paramountcy of the democratic idea. पार्लियामेंट को पता था कि ये कानून अमल करने में कुछ तकलीफें आएंगी सरकार को, मगर ये रिकॉग्नाइज किया कि जनता इसकी मालिक है और इसलिए इसको हार्मोनाइज किया, मतलब दोनों का सम्मेल किया इस तरह से कि कानून इंप्लीमेंट हो सके और देश को कोई नुकसान न पहुंचे। कुछ चीजें हैं जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर की जा सकती है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं कोई कह सकता है कि ये कॉन्फिडेंशियल है, ये सेंसिटिव है, इसके लिए नहीं दूंगा। ये सब कानून के दायरे के अंदर है और डिफॉल्ट मोड है कि आपको सूचना मिलनी चाहिए, हर सूचना आपकी है, आपकी मालिकी की है। कुछ एग्जम्पशंस हैं जो कानून के, जिसको हम देख लेंगे। सूचना का मतलब क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। मैंने कई लोगों को देखा है कि कई साल वो लोग काम करते हैं सूचना के अधिकार पे, मगर सूचना वो समझे नहीं। सूचना जो हाजिर है वो होनी चाहिए, मौजूद होना चाहिए। जो मौजूद नहीं है वो सूचना नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप कहेंगे कि रास्तों पे खड्डे क्यों हैं, तो ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड में, म्युनिसिपल रिकॉर्ड में ऐसा नहीं लिखा होगा कि इस वजह से खड्डे हैं। अगर है तो वो देना चाहिए, अगर कुछ रिकॉर्ड पे नहीं लिखा है तो कोई सूचना नहीं मिलेगी। यदि आपको पता है कि एक इलीगल बिल्डिंग खड़ा हो गया है कहीं पे, एक प्लॉट पे, और आप पूछते हैं कि इस बिल्डिंग पे मकान, इस प्लॉट पे ये मकान है, उसका मुझे ड्राइंग दीजिए, तो वो कहेगा हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं है, इसलिए कोई ड्राइंग नहीं दिया जा सकता। और वो गलत नहीं है, वो सही है। रिकॉर्ड जो हो उसके, आप ऐसे नहीं पूछ सकते कि ये कानून का मतलब क्या होगा, अगर मैं ये नौकरी के लिए अप्लाई करूं तो मुझे मिलेगी या नहीं। इस प्रकार के प्रश्न आरटीआई के तहत जवाब नहीं मिलेगा। दैट इज नॉट इंफॉर्मेशन। किसको इंफॉर्मेशन देनी है? लोक प्राधिकारी, अंग्रेजी में इसको पब्लिक अथॉरिटी कहते हैं, संविधान द्वारा या उसके अधीन संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा, राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा। पहले तीन जो हैं वो जिसको हम सरकार कहते हैं वो सब आ गए। पंचायत है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपैलिटी है, केंद्रीय सरकार है, राज्य सरकार है, ये सब आ गए। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस सरकार, पार्लियामेंट या विधिमंडल के रेजोल्यूशन से बनते हैं, जैसे सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, ऐसे और भी कुछ है। वो सब भी पब्लिक अथॉरिटीज है, उन्हें सूचना देनी है। समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है। कोई नोटिफिकेशन से जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज नोटिफिकेशन के लिए नोटिफाई होती है, वो भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं और उन्हें देना पड़ेगा सूचना। और कोई ऐसी निकाय है जो केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्त पोषित है। कोई ऐसा गैर सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा, तो अगर फंडिंग दिया जाता है, अगर पैसा दिया गया है किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, एनजीओ को, वो भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं, लोक प्राधिकारी है और उन्हें सूचना देनी है। क्यों? कि पैसा आपका है, जो पैसा खर्च करती है सरकार वो जनता और नागरिक का है। सूचना का अधिकार मतलब क्या? इसे इस अधिनियम के अधीन पहुंच
योग्य सूचना का जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित या अधिकार सम्मिलित है: कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण, रिकॉर्ड्स, पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सब आप निरीक्षण कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस में जाके कह सकते हैं मुझे ये फाइलों की निरीक्षण करनी है। दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण ये नॉर्मली हम करते हैं कॉपीज लेने का। सामग्री के प्रमाणित नमूने ले सकते हैं। आपको अगर लगता है कि किसी सरकारी अस्पताल में जो दवाइयां दी जाती है वो गलत है या सबस्टैंडर्ड है, तो आप उसको लेके टेस्ट करवा सकते हैं। डिस्केट, फ्लॉपी, वीडियो एक्सेट्रा। इसके अंदर सीसीटीवी फुटेज भी आ गया और सीसीटीवी फुटेज अभी बहुत महत्व का सूचना का एक आधार बन जाता है, क्योंकि बहुत जगहों पे सीसीटीवी सरकार के लगे, वो सब सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड लेना ये आपका अधिकार है। सबसे महत्वपूर्ण मैं समझता हूं सेक्शन 3 है। इस अधिनियम के प्रावधान के अधीन सभी नागरिकों को जानकारी का अधिकार होगा। किसको जानकारी मिल सकती है? नागरिक को। सिटीजन ऑफ इंडिया कैन गेट इंफॉर्मेशन। उसमें कोई बाधा हो सकती है? जैसे मैंने कहा, आप मालिक हैं उस सूचना के, दफ्तर के आप मालिक हैं, पूरे सरकार के मालिक आप हैं, तो उसमें आपको क्यों कुछ सूचना नहीं दी जाए? जो सूचना नहीं दी जाएगी वो भी इसके अधीन है, इसके प्रोविजंस हैं जो 8(1) के तहत और 9 के तहत है। सेक्शन 9 के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, तो सेक्शन 9 कॉपीराइट कवर करता है। जैसे अगर आप किसी फिल्म की डीवीडी मांगेंगे सेंसर बोर्ड से, तो वो नहीं दी जाएगी क्योंकि किसी का कॉपीराइट हर्ट होता है। उसको छोड़ के सेक्शन 8(1) के तहत 10 कारण है सूचना नहीं देने के लिए, जिसको हम देख लें। एक बार वो समझ गए तो बाकी सब सूचना आपको मिलनी चाहिए। सरकार का अच्छा होगा, लोगों का अच्छा होगा, नहीं होगा, वो कोई जानकारी देखने की बात नहीं है, वो जानकारी आपकी मालिकी है। सेक्शन 4 करके जो है उसको सब लोग कहते हैं बहुत अहम हिस्सा है, मगर उसका पालन बहुत पुअर है। अगर सेक्शन 4 का बराबर पालन किया जाए तो हमें ज्यादा सूचना मांगने की भी जरूरत न पड़े। क्या कहता है ये? इस विधि के तहत सूचना के अधिकार की सुविधा प्रदान करने और सुनिश्चित करने के लिए कि जो सभी रिकॉर्ड कंप्यूटरीकृत किए जाने योग्य हैं, उचित समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता कंप्यूटरीकृत और जुड़ाव के माध्यम से अपने तरीके से व्यवस्थित और अनुक्रमित सभी रिकॉर्ड बनाए रखें। पूरे देश में एक नेटवर्क विभिन्न प्रणालियों पर है ताकि ऐसे अभिलेखों तक पहुंचने की सुविधा मिल सके। अब ये प्रॉमिस था पार्लियामेंट का 2005 के साल में। आज 17 साल हो गए। कंप्यूटर्स हर दफ्तर में है, हर पंचायत की ऑफिस में है, मगर ये हुआ नहीं है। हकीकत में होना क्या चाहिए, और ये सपना आपके साथ शेयर करता हूं मैं। नेटवर्क है, कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स को सरकारी दफ्तर इलेक्ट्रिक टाइपराइटर के जैसे इस्तेमाल करते हैं। होना ये चाहिए कि नेटवर्क से वो जुड़े और सब काम पेपरलेस हो। जो कागज इस्तेमाल होता है सरकारी दफ्तरों में, उसका करीब करीब आंकड़ा ऐसा है कि करीब 30 से 40 लाख पेड़ कटते हैं वो पेपर के लिए। पेपर है, फाइल्स है, और उसको रखने के लिए जो जगह है वो और खर्चा है, और उसको ढूंढने में टाइम निकल जाता है। अगर ये कंप्यूटर्स पे सब कुछ कर दें तो कोई टाइम नहीं जाएगा, कोई पैसा नहीं खर्च होगा। करप्शन, भ्रष्टाचार 30% कम होगा। एक बहुत कॉमन चीज होती है, नागरिक जाता है किसी दफ्तर, सरकारी दफ्तर में, तो उसे कई बार कहा जाता है कि फाइल नहीं मिलता है आपका। 100 रुपया दिया तो फाइल मिल जाएगी, 500 दिया तो रिकॉर्ड चेंज हो जाएगा, 2000 दिए तो पूरी फाइल गायब हो जाएगी। ये बहुत ही कॉमन तरीका है करप्शन का। आप कुछ अप्लाई किया हो, आपको बोलेंगे फाइल नहीं मिलती है। ये सब कंप्यूटरीकरण से बदला जा सकता है और भ्रष्टाचार कम कर सकते हैं अगर हम थोड़ा जोर दें। कानून का ये प्रॉमिस था और ये कानून का प्रॉमिस नहीं हो रहा है। बाकी इसमें ये सब पॉइंट्स दिए हैं।
कि ये पॉइंट्स अगर हो तो सचमुच देश का गवर्नेंस कंप्लीट बदल सकता है, देश की प्रणाली बदल सकती है, रिकॉर्ड कीपिंग बदल सकता है। और जैसे मैंने कहा 30% कम से कम भ्रष्टाचार कम हो सकता है। अच्छा ठीक है, चलिए अभी सूचना का अधिकार क्या है ये भी हम समझ गए, किसको देना है, पब्लिक अथॉरिटी को देना है ये भी हम समझ गए। किसको जाके बात, किससे जाके बात? कानून ने ये कहा है कि हर एक पब्लिक अथॉरिटी का, हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, हर दफ्तर में एक सूचना अधिकारी होना चाहिए, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नियुक्त होना चाहिए। आपको जानने की जरूरत नहीं कौन है वो, उसका नाम जानने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। हर दफ्तर में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जन माहिती अधिकारी होना जरूरी है कानून से, और है। आप जाके उस दफ्तर के डाक में दे दें या पोस्ट से भेजें, पीआईओ नहीं हो ऐसा कोई कहे तो वो गैर कानूनी है। आपको क्या सूचना देनी है, आपको क्यों सूचना चाहिए ये देना है? बिल्कुल नहीं। अगर आपकी मालिकी है तो आपको क्यों देना चाहिए, क्यों बताना चाहिए कि आपको क्यों सूचना चाहिए? इट इज योर ओनरशिप, यू ओन द इंफॉर्मेशन। तो कोई कारण या जानकारी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका नाम और आपका पता, जिससे वो भेज सके। अगर आप पता भी नहीं देना चाहते हैं तो पोस्ट बॉक्स नंबर भी दे सकते हैं, उससे भी आपको सूचना देनी चाहिए। कितने दिन में सूचना मिलेगी? 30 दिन के अंदर सूचना मिलनी चाहिए। अगर वो सूचना उस जनमाहिती अधिकारी के पास नहीं है तो उसे दूसरे अफसर से लेकर देनी चाहिए, उसको डीपीआईओ कहते हैं। और अगर दूसरे डिपार्टमेंट में है, कंप्लीटली आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जानकारी मांगी और वो जानकारी पुलिस में है, तो क्या वापस कर सकता है? कानून ऐसा बिल्कुल परमिसिबल नहीं है। कानून ये कहता है कि उसे ट्रांसफर करना चाहिए 5 दिन के अंदर, तो 30 दिन के बजाय 35 दिन के अंदर ये आपको सूचना मिलनी चाहिए। अगर 30 दिन में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है तो ये अस्वीकृति मानी जाती है। इसको अंग्रेजी, ये हिंदी शब्द मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से इसको डीम रिफ्यूजल कहते हैं। मान लिया जाता है कि देने से मना किया, और देने से मना किया कारण के बिना, उस पर पेनल्टी लगने का संभावना होनी चाहिए। कुछ शुल्क लिया जाता है, नॉर्मली सब जगहों पे 10 रुपए का एप्लीकेशन फी है और 2 रुपए प्रति पेज। हालांकि कुछ कुछ कोर्ट्स में और कुछ जगहों पे ये अलग है, मगर 90% राज्यों में और केंद्रीय सरकार में 2 रुपए प्रति पुष्ट के फी है और 10 रुपए की एप्लीकेशन फी है। एप्लीकेशन फी कैसे देना? सबसे सरल तरीका है जो मोस्ट स्टेट्स में अप्लाई होता है, इंडियन पोस्टल ऑर्डर 10 रुपए का लेके अटैच कर देना, और वो आपके एप्लीकेशन फी हो जाएगी। या आप जाके दफ्तर में कैश जमा कर सकते हैं, चेक वगैरह से भी प्रावधान है, मगर वो प्रैक्टिकल नहीं। 30 दिन कैसे गिनेंगे? पीआईओ आरटीआई आवेदन प्राप्त करता है पहला दिन, एक्स दिन के बाद पीआईओ अतिरिक्त शुल्क पूछने के लिए पत्र भेजता है। समझ लीजिए आपको सूचना 50 पन्नों की है तो कहेगा 50 पन्ने 2 रुपए के हिसाब से 100 रुपया। अगर मैथ्स वगैरह है तो उसका ज्यादा चार्ज होगा। 30 दिन घड़ी बंद हो जाती है जब वो पत्र भेजता है कि हमको ये इतना पैसा आप दे दीजिए। समझ लीजिए आप 10 दिन के बाद पैसा भरते हैं, अतिरिक्त शुल्क चुकाई, 30 दिन की घड़ी शुरू हो जाती है। जैसे आप पैसा दे देते हैं, 30 दिन की घड़ी शुरू हो जाती है। सूचना 22 दिनों के बाद भेजी गई, एक्स प्लस वाई 30 दिन से कम होने चाहिए। अगर ट्रांसफर किया है तो 35 दिन से कम होना चाहिए, और अगर 30 दिन या 35 दिन का लिमिट एक्सीड किया तो कोई फी नहीं ली जा सकती है। अगर 1000 पन्नों की भी सूचना है तो 2000 रुपए नहीं लिए जा सकते, आपको मुफ्त में सूचना देनी है, क्योंकि आप इस देश के बादशाह या बेगम हैं। ये बहुत फंडामेंटल चीज है, मगर ये चीज अनफॉर्चुनेटली बड़े बड़े अफसर नहीं समझते हैं। RTI is a fundamental right of citizens under Article 19 of the Constitution, which guarantees freedom of speech and expression. और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे निर्णय हैं जो आए हैं,
जिनमें ये लिखा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज मीनिंगलेस विदाउट राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू पब्लिश। मीडिया को हम बहुत महत्व देते हैं, मीडिया का जिक्र संविधान में कहीं नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरप्रेट किया है कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन और जनता को सूचना देने के लिए मीडिया का बहुत महत्व है, और इसलिए ये बहुत ही महत्व का है, और ये आर्टिकल 19(1)(a) के तहत आता है। तो एक चीज ध्यान रखिए, अगर मुझे सूचना मिलनी चाहिए, इसके लिए मीडिया इंपॉर्टेंट है, तो मेरी सूचना लेने की इंपॉर्टेंस कम नहीं हो सकती। मीडिया के जितने इंपॉर्टेंस है उतनी मेरा सूचना का अधिकार है महत्व का। अभी उसमें बाधा कहीं रह सकती है क्या? जो ओनली परमिसिबल रिस्ट्रिक्शंस है, उसमें कहीं रुकावट देने के लिए भी संविधान के अंदर होना चाहिए कोई प्रोविजन, और वो प्रोविजन आर्टिकल 19(2) में है, which permits reasonable restrictions in the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offense. इन्हीं चीजों के आधार पे सेक्शन 8(1) बनाया गया है। कुछ कुछ चीजों में थोड़ा ज्यादा है, मगर अगर सेक्शन 8(1) समझने में कहीं दिक्कत हो तो इस आर्टिकल 19(2) को देखना चाहिए, क्योंकि संविधान ने आर्टिकल 19(2) के छोड़ के कोई बाधा नहीं है मेरी सूचना मिलने के लिए। ये वही चीज मैंने हिंदी में लिखी है, एग्जम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये महत्व का है सेक्शन 8(1), 380 वर्ड का सेक्शन 8(1) है। अगर वो आप समझ गए तो सूचना का अधिकार आप मेरे जितना ही समझ जाएंगे। और कानून क्या है? कानून ये नहीं है कि किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, वो कानून नहीं है। कानून वो है जो पार्लियामेंट ने पास किया या असेंबली ने पास किया, और ये कानून पार्लियामेंट ने पास किया है, उसके शब्दों को ध्यान से समझना जरूरी है। ये एग्जम्पशंस है। Information disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific, and economic interests of the state, relations with foreign state, or lead to incitement of an offense. इस प्रकार की सूचना, हिंदी में नीचे लिखा है, इस प्रकार की सूचना मना की जा सकती है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, इंडियन आर्मी पब्लिक अथॉरिटी है आरटीआई के तहत, और अगर आप पूछेंगे कि गालवन में कितने सोल्जर हैं, उनपे क्या आर्म्स एम्युनिशन है, तो वो सूचना नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो सेक्शन 8(1)(a) के तहत आएगी। मगर जब पीआईओ मना करता है, उसको बताना चाहिए कौन सा इंटरेस्ट इफेक्ट होगा। एक उदाहरण के तौर पे देता हूं, मैं जब कमिश्नर था, एक वेस्टर्न घाट्स जो महाराष्ट्र से लेके केरला तक जाते हैं, और जिसकी वजह से आज फ्लडिंग हो रही है केरला में, उसका पर्यावरण बहुत असर हो रहा था पूरे एरिया का। इसके लिए सरकार ने कमेटी नियुक्त की, डॉक्टर माधव गाडगिल की। डॉक्टर माधव गाडगिल ने 2 साल लगाए और ये सब रिपोर्ट बना के सरकार को दे दी। सरकार को लगा कि ये रिपोर्ट खुला होने से बहुत सारी चीजें जो वो करना चाहते थे वो नहीं कर सकेंगे, इसके लिए उन्होंने दबाव दिया। किसी ने वो रिपोर्ट मांगी और पीआईओ ने कह दिया सेक्शन 8(1)(a)। जब मेरे सामने केस आया, मैंने पूछा पीआईओ से कि क्या इफेक्ट होगा, तो नाम बताओ मेरे को। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया असर होगी, वो बोले नहीं। सिक्योरिटी असर होगी, बोले नहीं। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, साइंटिफिक इंटरेस्ट नहीं। इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वो फंस गया। अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं बोलता तो आगे तो कुछ ये नहीं कह सकता था कि दूसरे देशों के साथ अपना कुछ गड़बड़ हो जाएगा या इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस हो जाएगा। तो उसने कहा इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। लंबा एक वेल आर्ग्यूड डिसीजन है, जिसके तहत मैंने कहा कि ये तो देना पड़ेगा, ये जनता का है। मोस्ट रिपोर्ट्स शेयर होने चाहिए अनलेस इट अफेक्ट्स। सो अगर कोई मना करे तो उसको पूछे कि भाई आप इसमें से कौन सा इंटरेस्ट इफेक्ट होगा और कैसे इफेक्ट होगा, ये बताइएगा। 8(1)(b), information which has been expressly forbidden to be published by any court of law or tribunal or the disclosure of which may constitute contempt of court। कई बार पीआईओस सब जुडिस मैटर है कह के इंफॉर्मेशन नहीं देते, गलत, गैर कानूनी है ऐसा मना करना।
Information which has been expressly forbidden to be published by any court of law. कोर्ट ने स्पेसिफिक कहा हो कि ये सूचना नहीं प्रकट कर सकते हो, तभी वो मना किया जा सकता है। सब जुडिस शब्द पार्लियामेंट को पता था, मगर पार्लियामेंट ने इस्तेमाल नहीं किया। वेरी क्लियर है कि अगर कोई कहता है इस सेक्शन 81B के तहत ये एग्जम्प्ट है, तो ये पूछिए कि भाई हमें बताइए कि कोर्ट का ऑर्डर या ट्राइब्यूनल का ऑर्डर बताइए जिसमें लिखा है कि ये सूचना शेयर नहीं कर सकते हो। Information the disclosure of which would breach the privilege of would be breach of privilege of parliament or the state legislature. ये कैसी सूचना, जैसे बजट पेपर, बजट अनाउंस होने के पहले अगर आप मांगे तो नहीं दी जा सकती, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो जाएगा। कमीशन ऑफ इंक्वायरी, ये एक इंटरेस्टिंग किस्सा आपको बताऊं। आदर्श घोटाला मुंबई महाराष्ट्र में हुआ, मुंबई में बहुत हंगामा हुआ। सरकार ने उस वक्त कमीशन ऑफ इंक्वायरी लगा दिया। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत प्रावधान यह है कि 6 महीने के अंदर रिपोर्ट बननी चाहिए। आदर्श की रिपोर्ट 2 साल लग गए, 2 साल के बाद इन्होंने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कुछ अफसरों और मिनिस्टरों के नाम थे कि जो गड़बड़ किए थे, जिन्होंने, सरकार ने वापस वो दबा दिया, असेंबली में भी नहीं रखा, कुछ नहीं। अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत ये प्रावधान है कि 6 महीने के अंदर असेंबली में रखना चाहिए रिपोर्ट, उन्होंने नहीं रखा। 7वें महीने में मैंने आरटीआई के तहत अप्लाई किया आदर्श कमेटी रिपोर्ट, आदर्श कमीशन रिपोर्ट का। उन्होंने मना किया, कहा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ये पहले लेजिस्लेचर में जाना चाहिए। मैंने आर्ग्यू किया कि भाई 6 महीने तक आपको रखना था वहां पे कानून, आपने नहीं रखा। आप ऑलरेडी प्रिविलेज ब्रीच कर सके हैं, अभी आप वापस नहीं वही कह सकते। मैं सेकेंड अपील में जब गया तो सरकार ने ये किया कि वो असेंबली के फ्लोर पे रख के मुझे रिपोर्ट दे दी। तो अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी के सब रिपोर्ट्स आपको मिल सकती हैं। 81C के तहत वो मना नहीं कर सकते। 81D, information including commercial confidence, trade secret or intellectual property, the disclosure of which would have the competitive position of a third party. 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक कमर्शियल कॉन्फिडेंस या ट्रेड सीक्रेट जैसा होना चाहिए जिसकी चर्चा पब्लिकली ना होती हो, एंड डिस्क्लोजर शुड हैव द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ ए थर्ड पार्टी। किसी की कॉम्पिटिटिव पोजीशन, प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान होना चाहिए। और दोनों कंडीशंस नहीं है तो ये सूचना देने से मना नहीं कर सकते हैं इसके अंदर। उदाहरण के तौर पे सपोजिंग आप कोको कोला की फॉर्मुलेशन मांगे गवर्नमेंट से, तो वो मना करेंगे क्योंकि वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। मगर अगर टेंडर निकालना है, टेंडर अवार्ड होने के पहले ये अप्लाई हो सकता है। एक बार टेंडर अवार्ड हो गया, टेंडर की सब डिटेल देनी चाहिए, क्योंकि फिर किसी की कॉम्पिटिटिव पोजीशन हर्ट होगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अ पर्सन इज फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। मेरे हिसाब से फिड्यूशियरी का हिंदी शब्द मुझे नहीं मिला आज तक। लिखा है विश्वास से नातेदारी, मगर ये फाइड्यूशरी का मतलब नहीं होता है डायरेक्ट। कुछ शब्द, और जब कोई डिस्प्यूट हो तो अंग्रेजी एक्ट को ही देखना चाहिए। फाइड्यूशरी का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड फाइड्यूशरी रिलेशनशिप्स, डॉक्टर पेशेंट, लॉयर क्लाइंट, बैंकर कस्टमर, ट्रस्टी और ट्रस्ट के, ये फाइड्यूशरी रिलेशनशिप्स हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि कोई इंफॉर्मेशन देता है लाइक दूसरे को जो ज्यादा जानकारी रखता है या कुछ काम के लिए, जिसकी जिम्मेवारी है कि उसके इंटरेस्ट में वो काम करे, जिसको सूचना दिया जाए। लॉयर को दी तो लॉयर मेरी दी हुई सूचना से मेरे लिए ही काम करेगा, वो दूसरों को नहीं दे सकता है। और मुझे चॉइस है कि मैं किस लॉयर को रखूं, किस बैंक में जाऊं, किसको ट्रस्टी रखूं। ये चॉइस होना बहुत जरूरी है। 90% या 99% इंफॉर्मेशन जो सरकार में है वो फाइड्यूशरी रिलेशनशिप में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कानूनन वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। और इस पे 10 केस थे मेरे सामने जब मैं कमिश्नर था आरबीआई के। आरबीआई ने कहा था कि हमारा फाइड्यूशरी रिलेशनशिप है बैंक्स के साथ। मैंने क्लियर लिखा था कि फाइड्यूशरी रिलेशनशिप है ही नहीं और ये देना पड़ेगा। और ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में अपहोल्ड किए थे 10 के 10। उसकी वजह से एनपीएस
ऑडिट रिपोर्ट्स, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स बैंक्स के, ये सब देने चाहिए। 99% सूचना जो, तो फिर ये फाइनेंशियल रिलेशन का है क्यों क्लॉज? अपवाद ये है कि जैसे मैं अगर सरकारी अस्पताल में दवाई ले जाऊं, तो जो सूचना मेरे बॉडी की मैं देता हूं डॉक्टर को, वो फाइनेंशियल रिलेशनशिप में है। अगर मैं पब्लिक सेक्टर बैंक में मेरा अकाउंट है, तो जो सूचना मैं बैंक के साथ मेरा फाइनेंशियल रिलेशनशिप है, तो आप कहेंगे शैलेश गांधी का मुझे अकाउंट का डिटेल दे दीजिए, तो नहीं दिया जा सकता है, फाइनेंशियल रिलेशनशिप है। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, ये एक ही चीज है जहां पे कॉन्फिडेंस शब्द यूज किया है। अगर पीआईओ कहे कि ये इंफॉर्मेशन फॉरेन गवर्नमेंट से आई है और वो कॉन्फिडेंस में दी गई है, तो ये आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता है। जैसे रफाल की जो प्लेन्स है, उसके बारे में सूचना मांगी किसी A1F के तहत, वो मना की गई, और उसमें और आगे आर्गुमेंट नहीं हो सकता है। Information, the disclosure of which would endanger the life or physical safety of any person or identify the source of information or assistance given in confidence for law enforcement or security purposes. किस प्रकार की सूचना? अगर वो सूचना देने से किसी के जान माल को खतरा हो सके, ये भी कई बार अनशंट लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, पीआईओ लोग। रीजनेबल पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि किसी को नुकसान होगा। अगर ऐसी नुकसान होगा लाइफ या फिजिकल सेफ्टी को, या आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और असिस्टेंस गिवन इन कॉन्फिडेंस फॉर लॉ एनफोर्समेंट और सिक्योरिटी पर्पसेस, उसको छोड़ के बाकी सब सूचना देनी चाहिए। Information which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders, जो सूचना देने से इन्वेस्टिगेशन को बाधा आए। कई बार पीआईओ मना कर देते हैं, कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसके लिए नहीं देते। अपने यहाँ इन्वेस्टिगेशन तो सालों साल चलता ही रहता है। पार्लियामेंट ने जब इन्वेस्टिगेशन चले तो मना नहीं किया है, पार्लियामेंट ने शब्द इस्तेमाल किया इम्पीड, उसको बाधा आनी चाहिए और बताना चाहिए कि कैसे ये सूचना देने से बाधा आए। कई बार जो आरटीआई एप्लीकेंट है, जो जनता है, वो पूछती है, उसने कंप्लेंट दी है और कंप्लेंट में उसे पता है कुछ काम नहीं हो रहा है, इसके लिए पूछा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोग्रेस हुआ, और ये मना कर देते हैं। ये तो मजाक है। जिसने कंप्लेंट दी वो बाधा थोड़ी डालेगा इन्वेस्टिगेशन के अंदर। ये एकदम गलत तरह से यूज होता है। बहुत सारे एग्जम्पशन क्लॉजेस बहुत गलत तरह से यूज होते हैं, जिसके लिए आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा और ये आर्ग्यू करना चाहिए कि ये आप नहीं ऐसे मना कर सकते। Cabinet papers including records of deliberations to the Council of Ministers, Secretaries and other officers, provided the decisions of Council of Ministers, the reasons thereof, and the material on the basis of which the decisions are taken, shall be made public after the decision has been taken and the matter is complete or over. ये बहुत ही स्पेशल एग्जम्पशन है एक तरह से। इंसिडेंटली मैं जो भी बात कर रहा हूँ, जब कमिश्नर था, मैं 2008 से 2012 तक कमिश्नर था, तो उस टाइम की सरकार की बात करता हूँ जब भी मैं बात कर रहा हूँ। एक बिल रखा था पार्लियामेंट ने उस वक्त सरकार ने, और किसी ने कहा कि मुझे कैबिनेट नोट चाहिए और कैबिनेट में क्या चर्चा हुई उसकी डिटेल चाहिए। पीआईओ ने मना कर दिया 819 के तहत, ये तो कैबिनेट पेपर है, इसको हम नहीं देंगे। ये जब मैटर मेरे पास आया, मैंने इसको देखा। Provided that the decision of councils of ministers, the reasons thereof, and the material on the basis of which the decision was taken shall be made public after the decision has been taken and the matter is complete or over. जब निर्णय ले लिया कैबिनेट नोट का, कैबिनेट डिलिब्रेशंस का मतलब क्या था कि बिल पेश करना है या नहीं करना और उसमें क्या प्रोविजंस रखने, जब तक वो नहीं खत्म होता है तब तक नहीं मांगा जा सकता है। और एक बार बिल पार्लियामेंट में रख दिया, फिर वो पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी हो गया। डिसीजन ले लिया गया कैबिनेट ने कि ये हमें रखना है, और इसलिए उनको रीजंस जो है वो बताने पड़ेंगे। शैल बी मेड पब्लिक आफ्टर द डिसीजन हैज बीन टेकन, द मैटर इज कंप्लीट और ओवर। ये कह के मैंने कहा कि जब कोई भी बिल पार्लियामेंट में रखा जाता है, 7 दिन के अंदर खुद ब खुद सरकार पे ये कानून कहता है कि खुद ब खुद उन्हें लोगों को बताना चाहिए। कल्पना ये है लोकशाही की कि लोग इस पे चर्चा करें।
हमारे एमपीज हैं, उनको हम लेजिटिमाइज करते हैं, हम वोट देते हैं, इसके लिए वो एमपी है। हम सोर्स है सब अथॉरिटी के, देश की सरकार हमारी अथॉरिटी से चलती है। तो हमें कारण होना चाहिए और हमें डिस्कस कर सकना चाहिए कि ऐसे कानून में क्या तकलीफ है, क्या करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत कम लोग समझते हैं। लोगों को लगता है कि एमपी सिलेक्ट करेंगे या जो मेजोरिटी है वही करेगी। ये गलत तरीका है लोकशाही समझने का। 81J सबसे पॉपुलर है, इसके बारे में थोड़ी बात करूंगा आपसे। Information which relates to personal information, the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwanted invasion of the privacy of the individual, provided that the information which cannot be denied to parliament or a state legislature shall not be denied to any person. एक पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड है जिसके बारे में बाद में बात करूंगा। बहुत लोग कॉमनली रिजेक्ट करते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन, किसी का नाम पर्सनल है। अब वही प्रॉब्लम है कि हिंदी में मेरे हिसाब से प्राइवेसी का मुझे कोई शब्द नहीं मिला है। एक मित्र ने मुझे स्वकीयता शब्द कहा है, और मेरे हिसाब से स्वकीयता भी प्राइवेसी को नहीं कवर करता है। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं कि जो शायद हिंदी भाषा में हम इस्तेमाल ही नहीं करते, तो मैं प्राइवेसी शब्द ही इस्तेमाल करूंगा इसको। अगर वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, निजी इंफॉर्मेशन है, व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन है, तो इसमें आने की संभावना है। व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन को मना करना ऐसा नहीं लिखा है पार्लियामेंट ने। The disclosure of which has no relationship to any public activity or interest. जो भी 99% सरकारी दफ्तर में रिकॉर्ड है वो सब पब्लिक एक्टिविटी की वजह से ही है। मेरे घर पे मैं क्या खाना खाता हूँ ये पब्लिक एक्टिविटी नहीं है, ये रिकॉर्ड पे नहीं होता है सरकार के। पर अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में गया और सरकारी बिल, सरकार से पैसा लिया वो बिल के लिए, वो खाने के लिए, तो सरकारी रिकॉर्ड बन गया और वो पब्लिक एक्टिविटी होगी। और which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual, या प्राइवेसी को हर्ट करेगा। प्राइवेसी के लिए हिंदी शब्द नहीं मिलता, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। अनफॉर्चुनेटली पुट्टस्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये कहा कि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, मगर आप 600 पेज का उनका डिसीजन पढ़िए, कहीं पे क्लियर नहीं लिखा है कि प्राइवेसी क्या है। मेरे हिसाब से प्राइवेसी देखने का और सूचना के अधिकार में मना करने के लिए आर्टिकल 92 में देखना चाहिए, जहां दो ही शब्द हैं, डिसेंसी और मोरालिटी। अगर कोई सूचना देने से डिसेंसी या मोरालिटी का ब्रीच होता है तो वो नहीं देना है, उसको छोड़ के बाकी सब सूचना देनी है। और ये कानून बनाते वक्त हम सबको ध्यान में था कि ये प्रॉब्लम आएगा। पीआईओ कैसे तय करेगा प्राइवेसी क्या है? इसके लिए इसको एक प्रोवाइजो दिया सिर्फ इसके लिए, provided that the information which cannot be denied to parliament or state legislature shall not be denied to any person. ऐसी सूचना जब कोई 81J में क्लेम करता है तो उसे ये तय करना पड़ेगा ये पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को दूंगा या नहीं दूंगा, क्योंकि सरकारी अफसर पार्लियामेंट को करीब करीब सब कुछ वो मानता है कि उनको देना चाहिए, कि उसका अधिकार है। वैसा ही अधिकार भारत के हर नागरिक का है, ये रिकॉग्नाइज करता है ये सेक्शन 81J। और इसका लॉजिक भी बता दूं आपको कि अगर कुछ प्राइवेसी को हर्ट करे ऐसा है, जो डिसेंसी या मोरालिटी को हर्ट करे ऐसा है, तो पार्लियामेंट को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में जब रखा जाएगा तब तो सबको मालूम पड़ जाएगा अगर किसी को इंटरेस्ट को हर्ट होता है। इसलिए मेरे हिसाब से 81J के तहत जब कोई मना करे उसे ये कहना चाहिए कि ये पब्लिक एक्टिविटी का पार्ट है या नहीं है, प्राइवेसी को हर्ट करता है या नहीं। और पीआईओ, फर्स्ट अपीयरेंट अथॉरिटी, कमिश्नर या जज जो भी 81J क्लेम करे उसे ये कहना चाहिए कि मेरे हिसाब से ये सूचना मैं पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं दूंगा। जब तक ये नहीं करता है 81J के तहत मना करना गलत है, गैर कानूनी है, गैर संविधानिक है। संविधान ने भी ये परमिट नहीं किया है कि मुझे सूचना मना की जाए। ये बहुत ही महत्व का है। और 81J के तहत करीब करीब 40 से 50% आरटी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है। आज ही मुझे लोग पूछते रहते हैं, आज ही एक ईमेल आया है जिसमें कहा कि
MTNL में उसने खुद के बिल के लिए पूछा कुछ इंफॉर्मेशन और बोला 81J के तहत आपको नहीं देंगे। हाँ, आपके जो प्रश्न है वो साथ में ले लेंगे, बीच में लेना मुश्किल है। कुछ पार्टिसिपेंट्स ने हैंड्स रेज किए हैं। Notwithstanding, anything in the Official Secrets Act nor any of the exemptions permissible in Section 1. A public authority may allow access to information if in public interest in disclosure outweighs the harm to the protected interest. अब ये पब्लिक इंटरेस्ट का भी बहुत नाटक चलता है। लोग कहते हैं इसमें पब्लिक इंटरेस्ट है या नहीं। पहली चीज, अगर सूचना के अधिकार में एग्जम्प्ट नहीं है तो पब्लिक इंटरेस्ट बताने की कोई जरूरत नहीं। सेक्शन 8(2) ये कहता है कि यदि एग्जम्प्ट हो उसके बाद भी आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है। उसी एक केस में कि पहले तो अगर एग्जम्पशन लागू होता है या नहीं, 90% सूचना को एग्जम्पशन लागू ही नहीं होता है। अगर लागू होता है तो आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट से जनता को बहुत महत्व का ये है। जैसे उदाहरण एक देता हूं, इसका क्या नतीजा हो ये मैं नहीं जानता हूँ। समझ लीजिए आप नीरव मोदी की कंपनी के पंजाब नेशनल बैंक के साथ के ट्रांजैक्शंस के बारे में पूछे, शायद वो कहे कि ये फाइड्यूशियल रिलेशनशिप है और ये क्लासिकल फाइड्यूशियल रिलेशनशिप है, मना करें। मगर आप शायद आर्ग्यू कर सकते हैं कि बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया है, बहुत बड़ा लूट हो गई है जनता के पैसे की, तो बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट है, इसको बताना चाहिए। उस बेसिस पे आप आर्ग्यू कर सकते हैं। क्या रिजल्ट होगा ये मैं नहीं जानता। 3. Subject to the provisions of clauses A, C and I of subsection 1, any information relating to any occurrence, event or matter which has taken place, occurred or happened 20 years before the date on which any request is made shall be provided to any person making a request under that section. अगर 20 साल हो गए किसी घटना को या किसी रिकॉर्ड को, तो उसके बाद सिर्फ 3 क्लॉजेस एग्जम्पशन के लगेंगे, ए, सी और आई। ये अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति में 50-50 जैसा होता है, ये 70-30 हो गया। 20 साल के बाद 3 ही एग्जम्पशन अप्लाई होंगे। 81J नहीं अप्लाई होगा, 81D नहीं अप्लाई होगा, 81B नहीं अप्लाई होगा। ओनली 3 exemptions will apply after 20 years. 20 साल के बाद ये विचार है कि सूचना सब देनी चाहिए 3 exemptions को छोड़ के। RTI आवेदन के 30 दिनों के भीतर पहली अपील करनी पड़े। अगर आपको रिजेक्शन मिले जो आपको लगे गलत है या जवाब ही न मिले तो 30 दिन के बाद इट्स डीम्ड रिजेक्शन, तो आपको पहली अपीलीय अधिकारी को अपील करनी चाहिए। आपको कैसे पता चले कि पहला अपीलीय अधिकारी कौन है? प्रथम अपीलीय अधिकारी, कानून ये कहता है कि पीआईओ को आपको बताना चाहिए कि प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, एड्रेस वगैरह सब। अगर नहीं बताया तो क्या करें, या जवाब ही नहीं दिया तो क्या करें? तो एक सिंपल टेक्निक है, प्रथम अपीलीय अधिकारी टू फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी टू प्रथम अपीलीय अधिकारी, केयर ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के नाम पे आप भेज दीजिए और लिखिए उसमें कि कानून आपको मुझे बताना चाहिए साहब, आपने नहीं बताया तो अब आपकी जिम्मेदारी है पहले अपीलीय अधिकारी को ये बताने की। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को 30 या 45 दिन, वो 30 दिन लिखे है मगर 15 दिन और बढ़ा सकता है, 45 दिन के अंदर अपना निर्णय तय करना चाहिए और नॉर्मली उसे आपको सुनवाई पे बुलाना चाहिए। महाराष्ट्र में तो हमने हाईकोर्ट से ये आदेश लिया है और जो महाराष्ट्र सरकार ने भी अभी मान लिया है कि पहली अपीलीय अधिकारी की जो हियरिंग होती है वो वर्चुअल परमिट करें। तो आप घर से बैठ के, जैसे आप ये आज सेमिनार सुन रहे हैं, वैसे ही घर पे बैठ के या दफ्तर में बैठ के आप वर्चुअली पहले अपीलीय अधिकारी के सामने हियरिंग ले सकते हैं। अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी का निर्णय संतोषजनक नहीं है तो राज्य सूचना आयोग से 90 दिन के अंदर दूसरी अपील दर्ज करें। अब यहाँ पे मैं कबूल करता हूं कि एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। सेकेंड अपील अधिकारी जो आयुक्त है, ये कल्पना की गई थी कि वो जिम्मेदारी से काम करेंगे। अनफॉर्चुनेटली आज 1-1 साल 2-2 साल लग रहे हैं कुछ कमीशंस में, जो सूचना के अधिकार को इतिहास का अधिकार बना रहे हैं। ये गलत है और कोशिश करनी चाहिए। 3 हाईकोर्ट जजमेंट्स हैं
कर्नाटक और कलकत्ता के जो कहते हैं कि 45 डेज के अंदर निर्णय लेना चाहिए कमीशन को, मेरे हिसाब से पूरे देश भर में हमें इसके बारे में दबाव लगाना चाहिए। धारा 20 की वजह से ये कानून कुछ हद तक चलता है। लोक सूचना अधिकारी अगर बिना किसी उचित वजह कारण के सूचना देने से इनकार करता या टाल मटोल करता है तो सूचना आयोग को उचित युक्तिवाद के बाद लोक सूचना अधिकारी को प्रतिदिन ₹250 के हिसाब से दंडित करना होगा। अधिकतम दंड ₹25,000। आयोग अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है और आवेदक को मुआवजा के भुगतान करा सकता है। कमीशन ये दांत है ये सूचना के अधिकार के कानून के। इसकी वजह से ये कानून कुछ हद तक चलता है कि कुछ भय रहता है। कमीशन अगर लेथार्जिक रहे, अगर अपना काम नहीं करेंगे तो ये डर कम हो जाएगा। और कमीशन अगर बराबर काम करें तो कमीशन को इनफ पावर दिया गया है और ये दंड ₹25,000 तक का पीआईओ को अपनी जेब से देना है, उसकी सैलरी से कटना चाहिए। तो ये बहुत ही लोगों को तकलीफ देता है और इस वजह से ये पीआईओ कुछ हद तक घबराते हैं। अगर आयोग अपना काम ठीक से करे तो मेरे हिसाब से ये कानून बहुत ही कारगर हो सकता है। सेक्शन 22 बहुत महत्व का है। The provisions of this act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in the Official Secrets Act and any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this act. नॉर्मल कानूनी दाव पेच ऐसे हो जाते हैं कि अगर कोर्ट में जाए या आर्गुमेंट हो तो कोई कहेगा बैंकिंग लॉ ऐसा कहता है, कोई कहेगा कंपनी लॉ ऐसा कहता है, कोई कहेगा आरबीआई कानून ये कहता है। सूचना देने की बात है, जहां तक सूचना के अधिकार के कानून के तहत ये प्रावधान ये है कि आरटीआई एक्ट ओवरराइड्स ऑल अदर एक्ट्स एंड लॉज। कोई कानून के हिसाब से ये नहीं कह सकता कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स से ये है, बैंक के रूल से ये है, फलाने कानून की वजह से ये है। जब आप सूचना मांगते हैं तो सिर्फ सूचना के अधिकार के प्रावधान ही लगने चाहिए। सिर्फ सेक्शन 8(1) के तहत ही इंफॉर्मेशन रिफ्यूज होनी चाहिए, नहीं तो सूचना देनी चाहिए। ये भारत के नागरिकों को ये प्रॉमिस है। ये कानून बना 2005 में, मगर सही माने में आर्टिकल 19(1)(a) फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट किया गया 26 जनवरी 1950 से, और तब से ये था, मगर हमारे पास कोई शासन नहीं था। ये नया अधिकार नहीं दिया गया है पार्लियामेंट में। ये अधिकार अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपने पास था, मगर उसको अमल करने का कोई तरीका नहीं था। अभी इसके बहुत इस्तेमाल हुए हैं। फॉर्म कहीं लेने जाना नहीं है, कोई भी सादा पेपर आपका फॉर्म है। कुछ राज्यों में कोई फॉर्मेट है, ये महाराष्ट्र का फॉर्मेट मैं बता रहा हूँ। केंद्रीय सरकार में कोई फॉर्मेट नहीं है, कागज के जैसे आप लिख सकते हैं, मगर ये फॉर्मेट भी आप यूज कर सकते हैं। ये कहानी है 2006 की। एक यंग लड़का विदर्भ से, छोटे गांव से, 7वीं कक्षा पास लड़का था, मुंबई आया नौकरी ढूंढने के लिए। अपने कोई चाचा के साथ वो रह गया एक झोपड़े में। वो इधर उधर घूम रहा था कोई कांटेक्ट ढूंढने के लिए जहां से नौकरी मिलने का कोई संभावना हो। उसने सुना कि उसके बस्ती में एक सूचना के अधिकार का कार्यशाला हो रही है, जैसे आज हम कर रहे हैं। ऐसी कार्यशालाएं झोपड़ों में, बिल्डिंगों में, स्कूलों में, कॉलेज में, बहुत जगह मेरे जैसे बहुत लोग करते हैं। मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोग इसका प्रचार करते हैं। शिवानंद जी भी बहुत जोर जोर से इसका प्रचार करते हैं। तो वो वर्कशॉप कार्यशाला में बैठ गया, समझ गया कि कोई फॉर्म की जरूरत नहीं है, सूचना का अधिकार उसका मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार का आवेदन जन माहिती अधिकारी ऑफिस में देना चाहिए, जहां पे उसको लगता है कि सूचना है। ₹10 का एप्लीकेशन फी देना है, और सूचना मतलब जो रिकॉर्ड पे है वो सूचना, बाकी नहीं। ये समझ के वो फिर अपने चला अपने रास्ते, उसको नौकरी मिल गई। फिर उसे जरूरत पड़ी एक राशन कार्ड की। तब तो आधार कार्ड भी नहीं था, तो राशन कार्ड के बिना झोपड़े में रहने वाले आदमी को तो कभी भी पुलिस भी बंद कर सकती थी।
तो उसने जाके राशनिंग ऑफिस में अपनी अर्जी दे दी। उसको प्यून ने रोका दरवाजे पे और कहा कि तुझे राशन कार्ड चाहिए क्या? उसने कहा उसी लिए तुम्हारी फॉर्म भरा मैंने। तो कहा चाय पानी लगेगा। लड़के ने कहा ठीक है, आपको चाय पिला दूंगा। प्यून ने कहा चाय पिलाने की बात नहीं है, 2,000 रुपये देने पड़ेंगे, 2,000 रुपये दोगे तो राशन कार्ड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इस लड़के ने बिना किसी झिझक एक जवाब दिया जो मुझे बहुत ही आशा देता है, मैं घूस नहीं दूंगा। प्यून ने कहा ठीक है जा, तुझे शहर में कैसे रहना अकल ही नहीं है, तू जा, तुझे राशन कार्ड ही नहीं मिलेगा इस जगह। ये लड़के ने 3 महीने तक राह देखी, राशन कार्ड कोई नहीं मिला। फिर उसने ये आरटीआई की अर्जी लगाई। मैंने 5 अगस्त 2006 को राशन कार्ड के लिए एक आवेदन किया था, संलग्न रसीद की फोटोकॉपी है। मैं निम्न स्वरूप में अपने आवेदन की प्रगति के बारे में निम्नलिखित जानकारी चाहता हूँ। ये फॉर्मेट दिया उसने, जिसमें उसने पूछा कि भाई आवेदन प्राप्त हुआ, फिर आधिकारिक किसके पास गया, कौन सी तारीख को गया और आगे क्या हुआ। इस तरह फॉर्मेट में उसने, जिसको अंग्रेजी में प्रोग्रेस ऑफ द एप्लीकेशन कहते हैं। दूसरा उसने कहा मुझे पिछले 2 महीनों में जारी किए गए राशन कार्ड की एक सूची चाहिए और उन तारीखों की जानकारी चाहता हूं कि जिन पर उनके आवेदन किए गए और जिस तारीख को राशन कार्ड जारी किए गए। अब ये 2 सवाल के जवाब तो रिकॉर्ड पे होने चाहिए। वो क्या लिख के देते, तुम्हारा राशन कार्ड हमें एक ही टेबल पे है क्योंकि चाय पानी नहीं दिया। दूसरे दिन वही प्यून उसके घर आया और कहा कि तुझे सामने बुलाया है। वो गया वहां दफ्तर में और राशनिंग ऑफिसर ने उसको देखते ही कहा अरे अरे इनके लिए कुर्सी लेके आओ, और इनका राशन कार्ड लेके आओ और 1 कप चाय और 1 गिलास पानी लेके आओ। उसने चाय पानी दिया नहीं, उसे चाय पानी मिला। और ये 1 कप चाय मेरे हिसाब से भारत के नागरिक को मान सम्मान की बात है। इस तरह से बहुत लोगों ने किया है। ये मैं मगर क्लियर कर देता हूं कि ये होना जरूरी नहीं है। अगर वो लिख के दे देते कि भाई बिल्कुल प्रगति नहीं हुई, एक ही टेबल पे पड़ा है, तो कानूनन तो वो सूचना के अधिकार को उसने मीट कर लिया, मगर उसको भ्रष्टाचार हो रहा है ये पुरावा मिल जाता। हर बार सूचना के अधिकार के आवेदन करने से कोई चेंज हो जाएगा ऐसा नहीं, मगर चेंज होता भी है, फर्क पड़ता भी है। अभी और एक दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा आवेदन जो मैंने ही किया था। क्या समय अवधि जिसके दौरान पिछले 1 साल ये था वो। इंस्पेक्टर प्रकाश आवरे करके एक पुलिस इंस्पेक्टर था मुंबई का, उसने एक नाबालिग का रेप किया था, ऐसे अखबार में आया था। और फिर 8 महीने बाद कोर्ट में उन्होंने एविडेंस इनफ नहीं दिए, इसलिए वो उसको बरी कर दिया, रिहा कर दिया। और उसको वापस रख रहे थे पुलिस फोर्स के अंदर। तो ये मैंने एप्लीकेशन भेजी कि इंस्पेक्टर प्रकाश आवरे को नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप था। फरवरी में उन्हें सत्र न्यायालय ने बरी किया और सेवा में बहाल कर दिया। मुझे उस आदेश की एक प्रतिलिपि चाहिए उन फाइल नोटिंग के साथ जिस पर यह निर्णय लिया गया था। मैंने सिर्फ ये मांगा, मैंने ये नहीं कह सकता कि क्यों उसको वापस रख रहे हो। ऐसा जब हम पढ़ते हैं तो हम सबको गुस्सा आता है, मुझे भी गुस्सा है। मैंने सूचना के अधिकार का इस्तेमाल किया, जो रिजेक्ट किया, इसके लिए अपील की मैंने। अपील करने के प्रमुख तथ्य, मैंने संलग्न आवेदन के अनुसार इंस्पेक्टर प्रकाश आवरे के पुनर्स्थापना के बारे में जानकारी के लिए कहा था। पीआईओ ने पहले ये बता दिया कि ये सूचना भाईखला पुलिस स्टेशन द्वारा प्रदान की जाएगी, उसने ट्रांसफर कर दिया आरटी एप्लीकेशन। पीआईओ भाईखला ने 16/5 को पत्र के द्वारा जवाब दिया कि यह जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 81H के तहत नहीं प्रदान की जा सकती क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ऐसा 81H में ये मैंने लिखा।
ये ऐसी सूचना है जो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने जांच प्रक्रिया में बाधा डालती है या वैसी आशंका रहती है। अपील का आधार, पीआईओ ने ये नहीं बताया कि ये सूचना उपलब्ध होने पर जांच में बाधा कैसे आ सकती है। वास्तव में कोई जांच ही नहीं हो रही है क्योंकि श्री प्रकाश आवरे को बहाल कर दिया है। इस अश्रुति कानून से किसी भी आधार की नहीं बनी। ये अंग्रेजी में था, इसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ है। कहीं कहीं हिंदी ट्रांसलेशन में कुछ गड़बड़ियां हैं, माफी चाहता हूं। एक डिप्टी कमिश्नर, उस वक्त तो मैं कमिश्नर नहीं था, मैं साधारण नागरिक था बंबई का 2006 के अंदर, मुझे कोई जानता भी नहीं था। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने हियरिंग के लिए बुलाया, बहुत अच्छा वो अफसर था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अच्छे अफसर भी होते हैं मगर उन्हें हमें कुछ करने का मौका देना चाहिए। तो मैंने वो डीसीपी से कहा कि सर मैं तो ये इंफॉर्मेशन मांग रहा हूँ। उसने कहा मिस्टर गांधी, कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया, हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा मेरे हिसाब से दो संभावना है। एक, या तो प्रकाश आवरे ने वो जुर्म किया है तो उसको अगर वापस रख रहे हैं तो आप समाज के लिए, पुलिस फोर्स के लिए और देश के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान कर रहे हैं ऐसे अफसर को वापस रख के। या वो इनोसेंट है, उसने, वो दोषी नहीं है, तो उसे किसी ने फंसाया, किसी ने फ्रेम किया, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो क्या बात हुई, रेप हुआ ये मानते हैं मगर कोई, किसी ने कुछ नहीं किया, छूट गया। वो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने मेरी बात समझ में आई उसको, उसने कहा देखता हूं मैं क्या करता हूं सर। 20 दिन के अंदर मुझे लिखित मिल गया कि पुलिस इंस्पेक्टर प्रकाश आवरे को डिसमिस कर दिया गया है। ये ताकत है आरटीआई की, जो कोई भी एक नागरिक अपने घर में बैठ के कर सकता है। बहुत सिंपल तरीका है, ये बहुत पावरफुल साधन है। और अगर ये कानून का बराबर से इस्तेमाल करें और आप समझ जाएं कि किस कारण में ही आपको मना किया जा सकता है, तो आप बहुत पावरफुल तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ मैंने, अच्छा मेरे हिसाब से अच्छी आरटीआई एप्लीकेशन वो है जो फोकस्ड है, लिमिटेड है। लंबा लंबा कहानी मत करिए, आपको कारण देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सूचना क्या मांगनी है। ये मैंने कुछ उदाहरण मेरे आरटीआई से लगाए हैं। एक नई ई बुक है मेरा और प्रहलाद कचरे जी के साथ में, और संविधानिक प्रमाणिक व्याख्या, ऑथेंटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द आरटीआई एक्ट। और उसका एक हिंदी वर्जन है जो डॉक्टर नीरज कुमार के साथ किया गया है। उनका मैं आभारी हूँ, उन्होंने ये हिंदी में ट्रांसलेट किया और उनके भी कुछ सुझाव दिए। www.satyamevajayate.info इस वेबसाइट पे जाकर मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। और ये प्रेजेंटेशन अगर चाहें तो शिवानंद जी आपको देंगे, आप उनको लिखिए या मुझे लिखिए, मेरा ईमेल आईडी भी दिया गया है। मेरा भारत महान। इसके पहले एक बात, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मेरे सर्वेक्षण के हिसाब से सब आरटीआई अर्जियां 25-30% में कुछ ना कुछ फर्क पड़ता था आज से 10 साल पहले। उसकी सूचना दे या न दे मगर वो लोग चौंक जाते थे कि ये गड़बड़ी बाहर आ जाएगी, बाहर हो जाएगी, इसको हमें वापस नहीं दोहराना चाहिए। अब वो घट के 10-15% हो गई है क्योंकि कुछ हद तक कमीशन काम नहीं कर रहे हैं। और 10-15% भी कम नहीं होता है। एक अपील करना चाहूंगा आप सबसे। 50 लाख नागरिक, अगर इस देश के 50 लाख नागरिक कोई बहुत बड़े नंबर नहीं है। 50 लाख नागरिक अगर ये ठान लें कि हम महीने में एक आरटीआई की अर्जी करेंगे, जिस चीज में हमें कहीं खराबी लग रही है, लग रहा है कि उजागर होने से कुछ फर्क पड़ेगा। अगर 6 करोड़ बार आरटीआई की अर्जी हुई और उस पर 10-15% ही कुछ फर्क पड़ा, 60 लाख से 1 करोड़ वक्त कुछ ना कुछ छोटा छोटा फर्क पड़ेगा। उसके आप चिंता ये भी ना करें कि सूचना मिली ना मिली, सिर्फ वो आरटीआई अर्जी थोड़ी सोच के करें, लिमिटेड तौर पे। 5 साल के अंदर देश बदल सकता है, आपके हाथ में है। इंडिविजुअली
साथ मिले बिना हमें साथ मिलके कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। अपने घर में बैठ के सोचें कि हमारा देश कहाँ पे कुछ गलत हो रहा है या ये सूचना मिलने से हमें ये फायदा होगा, और कीजिए। एक जगह मैं ये ऐसा लेक्चर दे रहा था, तो एक मेरी उम्र के भाई साहब थे, वो खड़े हुए और बोले कि सर, इंडिया में कुछ होने वाला ही नहीं है, मैं 10 साल से कंप्लेंट कर रहा हूँ, आरटीआई कर रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे भाइयों से मैं, बहनों से मैं कहता हूँ कि हम में से कई लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, अग्यारी, देरासर में जाते हैं, दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार या साल में एक बार। जब जाके बाहर निकलते हैं तो हमारी जेब में 100 रुपए ज्यादा नहीं आता है। हमें कोई फर्क नहीं दिखाई देता कि ये बदल गया, ये अच्छा हो गया, ये ठीक हो गया, कुछ इंप्रूवमेंट हो गया, कुछ नहीं। तो हम ये क्यों करते हैं? हम श्रद्धा से करते हैं। हमें श्रद्धा है कि ये करने से कुछ ना कुछ अच्छा मेरे खुद के जीवन में, मेरे फैमिली में, मेरे देश में, मेरे समाज में कुछ फर्क पड़ेगा। ये श्रद्धा है, जिसके लिए हम कोई कनेक्शन नहीं देखते हैं, पर श्रद्धा से हम करते हैं। श्रद्धा से ही अपने देश के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, अंडा। श्रद्धा से ही ये आरटीआई की अर्जी करके देख लीजिए, कोई बड़ा काम नहीं है। आधा घंटा आपका महीने में जाएगा एक आरटीआई की अर्जी करने में, और 10-20 रुपया, 30 रुपया खर्च होगा। करके देख लीजिए, और ये श्रद्धा से कीजिए कि मैं मेरे देश को ठीक करने के लिए, मेरे देश को बेहतर बनाने के लिए कर रहा हूं। मेरा भारत महान बहुत जगहों पे लिखा जाता है, कहा जाता है, मगर हम मानते नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं मेरा भारत महान नहीं है। मेरा भारत महान नहीं है, पर ये दोष मेरा है। मैं इस देश का नागरिक, मैं इस देश का बादशाह हूं, मैं इस देश का रूलर हूं। अगर ये लोकशाही है तो मैं इस देश का रूलर हूं, और मेरी जिम्मेवारी है कि इसको ठीक करूं। आप सबको भी ये अपील के साथ धन्यवाद, नमस्कार।